प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, पहुंच रहे हैं। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, देखिए 1 मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का 23वां वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम 7 घंटे का है। वो सबसे पहले दोपहर 2:10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सेना के विमान से वो सीधे खजूरी में जनसभा के लिए पहुंचेंगे। जनसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वाराणसी हंडिया 6 लेन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम सड़क मार्ग से भगवान अवधूत राम घाट पहुँचेंगे, जहाँ से वो क्रूज पर सवार होकर सीधे ललिता घाट जाएंगे। ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर परिसर जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति देखेंगे। 4:45 पर विश्वनाथ मंदिर से पीएम फिर ललिता घाट से क्रूज पर सवार होकर राजघाट जाएंगे, जहां वो 5 बजे दीप जलाकर देव दीपावली का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर पर्यटन विभाग की तरफ से तैयार की गई एक वेबसाइट का भी लोकार्पण करेंगे। राजघाट में भी प्रधानमंत्री 5000 कार्यकर्ताओं और वाराणसी के लोगों को संबोधित करेंगे। और अब आइए देखते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट 1 मिनट में। कोरोना की वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी उन टीमों के साथ बातचीत करेंगे जो कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में शामिल टीम जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी से बात करेंगे। इस बीच चेन्नई के एक 40 वर्षीय शख्स को कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं। खबर है कि वॉलंटियर को 1 अक्टूबर को वैक्सीन का डोज दिया गया था। 10 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को इस व्यक्ति को अचानक सर में दर्द शुरू हो गया। बाद में उस वॉलंटियर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पत्नी का कहना है कि कई दिनों तक व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों को पहचान भी नहीं पा रहा था। साथ ही परिवार वालों का कहना है कि वो लगातार सिर में दर्द और चिड़चिड़ाहट की शिकायत कर रहा है। अस्पताल में उस व्यक्ति के कई टेस्ट हुए। 1 और 26 अक्टूबर को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, मगर व्यक्ति का दावा है कि वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। उसका कहना है कि यह सब वैक्सीन की वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी ने उसे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और आइए अब देखते हैं, आपको हमने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी दी। अब भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 94 लाख के नजदीक हो गई है। पूरी कोरोना अपडेट देखिए 1 मिनट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,92,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,810 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 496 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,298 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4,53,956 हो चुकी है। वही बात अगर राष्ट्रीय राजधानी की करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,906 मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 68 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 5,66,648 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इनमें से 35,091 सक्रिय मामले हैं, जबकि 5,22,491 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 9,066 लोगों की जान जा चुकी है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को नई चेतावनी दी है। 1 मिनट में पूरी खबर। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जिन 25 बिंदुओं को सरकार के सामने रखा वो उन्हीं पर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली की घेराबंदी करने की भी चेतावनी दी है। ये 25 जो पॉइंट है, 25 पॉइंटों पर असं रोड पर रोड जाम करके, 25 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 25 पॉइंटों पर 25 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। इस बीच किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने से इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि बुराड़ी का मैदान कोई पार्क नहीं बल्कि एक खुली जेल है। बुराड़ी जाने के बजाय उन्होंने जंतर मंतर जाने की बात कही। बुराड़ी न जाने का फैसला 30 किसान संगठनों ने मिलकर लिया। उधर हरियाणा के खापों ने भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। खाप पंचायत के सरपंच ने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि वो इन कृषि कानूनों पर एक बार फिर से विचार करे। इधर सरकार ने एक बार फिर किसानों के सामने बातचीत का विकल्प रखा है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कृषि मंत्री ने एक बार फिर बातचीत के लिए न्योता दिया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार अभी भी किसानों से बात करने के लिए तैयार है। वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है,
मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों के आंदोलन पर अपनी जिद छोड़कर उनकी बात सुने। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान विरोधी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर की तारीख दे दी है, मगर फिर भी किसान दिल्ली की घेराबंदी करने की बात कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों के प्रचार के लिए रविवार को गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जीतोड़ मेहनत की जा रही है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर रोहिंग्या के मुद्दे पर AIMIM अध्यक्ष को घेरा। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है। इससे पहले गृह मंत्री हैदराबाद पहुंचकर ओल्ड सिटी के भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक रोड शो भी निकाला जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है। बाराबंकी के फतेहपुर में एक युवक को सेल्फी लेने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सेल्फी लेने के कई तरीके हमारे देश में युवाओं में देखे गए हैं, लेकिन इससे होने वाली घटनाएं भी अब आम बात हो गई हैं। अब बाराबंकी की कहानी को ही देख लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हादसे के बारे में जानकारी देना जरूरी है। दरअसल ये युवक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि सेल्फी ही इस हादसे की वजह बन जाएगी। घटना बाराबंकी के तहसीलपुर फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां ये युवक सेल्फी लेने के लिए मालगाड़ी के टैंकर के ऊपर चढ़ा, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान इस युवक का हाथ ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, जिससे युवक का शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस युवक के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है ताकि उसके घर वालों को खबर दी जा सके। हालांकि एक युवक का मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेना भी स्टेशन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रविवार को 2 जगहों पर आग लग गई। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं। ये पहली तस्वीर नोएडा के सेक्टर 93 में बने गोझा गांव की है। यहाँ लकड़ी के एक गोदाम में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। लोगों का कहना था कि दमकल विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी विभाग की गाड़ी को आने में आधे घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। इसके बाद लोगों ने खुद ही आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन तब तक आग गोदाम में रखे सामान को जलाकर राख कर चुकी थी। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दूसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 63 की है, जहां एक निजी कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विभाग के एक अधिकारी का कहना था कि ये आग ऊपरी हिस्से में टीन शेड एरिया में लगी थी। यहाँ भी आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया के पूर्वी इलाके में रविवार को एक ज्वालामुखी फट गया। 1 मिनट पर देखिए पूरी खबर। आसमान की तरफ उठ रहा यह धुआं इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत का है, जहां रविवार को एक ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी के फटने से इसका धुआं आकाश में 4 किलोमीटर ऊपर तक उड़ता दिखाई दिया। ज्वालामुखी के फटने से 2700 से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूर शरण लेनी पड़ी। इंडोनेशिया के आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि वहां लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये वैसे भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। इनमें से कई ज्वालामुखी विस्फोट से कुछ सप्ताह पहले या महीनों से ही गतिविधि दिखाने लगते हैं। ये विस्फोट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से लगभग 2500 किलोमीटर पूर्व में इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी में हुआ था। वहां आसपास रहने वाले लोग पहले से ही इस घटना को लेकर डरे हुए थे। विस्फोट से कुछ दिन पहले ही आसपास के 26 गांवों से करीब 2800 लोग शरण लेने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए थे। इंडोनेशिया के वोल्केनोलॉजी विभाग का कहना है कि ज्वालामुखी के पास के क्षेत्र में
गर्भ बादल, लावा धारा, लावा हिमस्खलन और जहरीली गैस के जमाव की संभावना है। ग्वाटेमाला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है। ग्वाटेमाला में सरकार के बजट 2021 का विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन और उग्र होता जा रहा है। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने ग्वाटेमाला सिटी के नेशनल पैलेस के सामने एक बस में आग लगा दी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने 2 दिनों तक ग्वाटेमाला सिटी सेंटर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पिछले सप्ताह के बजट पर चर्चा की थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव अधिकारों पर खर्च में कटौती की गई है और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि की गई है। जिस दिन बजट को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाना था, उसी दिन प्रदर्शनकारियों ने ग्वाटेमाला संसद के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंककर संसद के एक हिस्से में आग लगा दी। आने वाला बजट 2021 के लिए प्रस्तावित किया गया था और इसमें कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त खर्च भी शामिल है। बैठक से पहले ग्वाटेमाला सरकार ने अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS को चेतावनी देने के बाद राजनीतिक बलों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि कुछ अल्पसंख्यक समूह तख्ता पलट करने की कोशिश न कर सके। रूस के रेड स्क्वायर में प्रसिद्ध आइस स्केटिंग गेम्स का आयोजन किया गया है। रेड स्क्वायर में रूस के प्रसिद्ध आइस रिंक ने अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इस रिंक की 15वीं वर्षगांठ पर एक रंगीन उद्घाटन समारोह हुआ। इस रिंक में स्केटिंग के साथ साथ सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का मकबरा भी है। जहां मौसम के बदलाव के साथ स्केटिंग गेम शुरू हो जाते हैं, यहाँ स्केटिंग का यह खेल साल 2005 से चला आ रहा है। वैसे रिंग को इस बार 1 मार्च 2021 तक संचालित किए जाने की उम्मीद है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहाँ कम स्केटिंग प्रेमियों को आने दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई है। शनिवार को रूस में कोरोना वायरस के लगभग 27,000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें मॉस्को में ही 7,320 मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 510 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में ये स्केटिंग कोरोना काल में लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश देगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.